नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सरल, सहज और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही भीषण लड़ाई के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी। इस बातचीत में उन्होंने पीएम मोदी को यूक्रेन की ओर से रूसी हमले और यूक्रेनी सैनिकों की जवाबी कार्रवाई के बारे में अवगत कराया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूएनएससी में यूक्रेन का समर्थन करने और हमलावरों को रोकने के लिए साथ देने की गुजारिश भी करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन में जारी संघर्ष की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस लड़ाई के चलते जानमाल के भारी नुकसान पर गहरी पीड़ा व्यक्त की। पीएम मोदी हिंसा की समाप्ति और बातचीत के लिए अपने आह्वान को दोहराया। साथ ही शांति प्रयासों में हर संभव मदद करने की भी इच्छा जताई। पीएमओ ने बताया कि इस बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे छात्रों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए गहरी चिंता भी की। यूक्रेन के राष्ट्रपति से इस बात को अवगत भी कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों को तेजी से सुरक्षित निकालने के लिए यूक्रेन के अधिकारियों द्वारा सुविधा प्रदान करने के लिए मांग की। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, भारत ने दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष और रूस के खिलाफ पश्चिमी मुल्कों की लामबंदी पर तटस्थ रुख अपनाया हुआ है। भारत ने रूस के हमले की निंदा करने वाले और यूक्रेन से बिना शर्त रूसी सैनिकों को वापस बुलाने की मांग वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर हुए मतदान से बायकॉट किया। भारत का कहना है कि दोनों देशों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए बातचीत ही एकमात्र विकल्प है। चिंता यह है कि मौजूदा गतिरोध को हल करने के लिए कूटनीतिक का रास्ता अपनाया भी नहीं जा रहा है। उधर भारत की एक और कूटनीतिक जीत हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने कहा कि भारत के रूस के साथ संबंध अमेरिका और रूस के बीच संबंधों से अलग तरह के हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अमेरिका ने साथ ही कहा कि उसने रूस के साथ संबंध रखने वाले हर देश से नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने को कहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के अहम हित और मूल्य जुड़े हुए हैं। चुनाव की खबरें। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए रविवार को होने वाले 5वें चरण के मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में होने वाले मतदान में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ कई दिग्गजों की परीक्षा होगी। 5वें चरण में कल 5 मंडलों अयोध्या, लखनऊ, चित्रकूट धाम, प्रयागराज व देवी पाटन के 12 जिलों अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती व गोंडा में मतदान होना है। इन 61 सीटों में वर्ष 2017 के चुनाव में भाजपा 47, सपा 5, बसपा 3, अपना दल 3, कांग्रेस 1 व निर्दलीय 2 सीटों पर जीते थे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 5वें चरण में रविवार को प्रातः 7 बजे से मतदान होगा। इस चरण में 12 जिलों के 61 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। इसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, नंदलाल गुप्ता व रामापति शास्त्री, राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चुनाव लड़ रहे हैं। इन सभी के साथ बेहद चर्चित रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया प्रतापगढ़ के कुंडा से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव सरकार के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे अयोध्या से मैदान में हैं, तो अमेठी से पूर्व सांसद संजय सिंह भी भाजपा के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके साथ पूर्व मंत्री तथा प्रयागराज के हंडिया से विधायक रहे राकेश धर त्रिपाठी इस बार प्रयागराज के प्रतापपुर से अपना दल के टिकट पर मैदान में हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि मॉस्को पर लगाए गए प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर उनके सहयोग को समाप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिका से पूछा कि क्या वह भारत व चीन को खतरे में डालना चाहता है, क्योंकि उन पर आईएसएस का 500 टन वजनी ढांचा गिरने की आशंका पैदा हो सकती है। रूस व अमेरिका आईएसएस कार्यक्रम के प्रमुख भागीदार हैं, जबकि कनाडा, जापान, फ्रांस, इटली व स्पेन जैसे कई यूरोपीय देश भी इसमें शामिल हैं। आईएसएस में फिलहाल नासा के 4, रूस के 2 व यूरोप का 1 अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद है।
फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को नए प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए कहा था कि रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रम सहित उसके एयर स्पेस उद्योग को हतोत्साहित किया जाएगा। गुड टू नो। आज उस वीर की कहानी जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें सम्मानीय उपसर्ग वीर द्वारा अनुयायियों के बीच जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और लेखक थे जिन्होंने 1922 में रत्नागिरी में कैद रहते हुए हिंदुत्व की हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा विकसित की। वे हिंदू महासभा के एक प्रमुख व्यक्ति थे। उनका जन्म 28 मई 1883 को भागोर, नासिक में हुआ था। सावरकर हिंदू महासभा में शामिल हो गए और हिंदुत्व शब्द को लोकप्रिय बनाया, जो सबसे पहले चंद्रनाथ बसु द्वारा गढ़ा गया था। भारत के सार के रूप में एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए वे हिंदू दर्शन को एक व्यवहारिक अभ्यासी भी थे। सावरकर ने एक हाई स्कूल के छात्र के रूप में अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की और पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में ऐसा करना जारी रखा। उन्होंने और उनके भाई ने अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक गुप्त समाज की स्थापना की। जब वे अपनी कानून की पढ़ाई के लिए यूनाइटेड किंगडम गए तो उन्होंने खुद को इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जोड़ा। उन्होंने क्रांतिकारी माध्यम से पूर्ण भारतीय स्वतंत्रता की वकालत करने वाली पुस्तकें भी प्रकाशित की। 1857 के भारतीय विद्रोह के बारे में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशक अधिकारियों ने प्रतिबंधित कर दिया था। 1910 में सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ अपने संबंधों के लिए भारत को प्रत्यार्पित करने का आदेश दिया गया। भारत वापस यात्रा पर सावरकर ने फ्रांस में शरण लेने का प्रयास किया, जबकि जहाज मार्सिले के बंदरगाह में डॉक किया गया था। फ्रांसीसी बंदरगाह अधिकारियों ने हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में उसे वापस ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। भारत लौटने पर सावरकर को कुल 50 साल के कारावास की 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। 1937 के बाद उन्होंने व्यापक रूप से यात्रा करना शुरू कर दिया था। एक सशक्त वक्ता और लेखक बनकर हिंदू राजनीतिक और सामाजिक एकता की वकालत करते थे। 1938 में वे मुंबई में मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए सावरकर ने भारत के एक हिंदू राष्ट्र के रूप में विचार का समर्थन किया। उन्होंने देश को आज़ाद कराने और भविष्य में देश और हिंदुओं की रक्षा के लिए तभी से हिंदुओं को सैन्यीकरण शुरू कर दिया था। सावरकर 1942 के वर्धा सत्र में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोचक थे। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशक सरकार से कहा गया था, भारत छोड़ो लेकिन अपनी सेना यहाँ रखो, जो भारत में ब्रिटिश सैन्य उपस्थिति की पुनर्स्थापना थी, जो उन्हें लगा कि ये बहुत बुरा होगा। जुलाई 1942 में, जैसा कि उन्होंने हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्य को निभाने में अत्यधिक तनाव महसूस किया और उन्हें कुछ आराम की आवश्यकता थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसका समय गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के साथ मेल खाता था। 1948 में सावरकर को महात्मा गांधी की हत्या में सह साजिशकर्ता के रूप में आरोपित किया गया था। हालांकि उन्हें सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया था। सावरकर की नज़र में हिंदुत्व क्या है और हिंदू कौन है? सावरकर ने हिंदुत्व शब्द का प्रयोग हिंदुत्व या हिंदू होने के गुण का वर्णन करने के लिए किया। सावरकर ने हिंदू धर्म को एक जातीय, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान के रूप में माना। ये आधुनिक हिंदुत्व अधिवक्ताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले हिंदू परिभाषा से अलग है, क्योंकि इसमें केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि सभी धर्म शामिल हैं। सावरकर के अनुसार हिंदू वे हैं जो भारत को वह भूमि मानते हैं जहां उनके पूर्वज रहते थे, साथ ही वह भूमि जहां उनके धर्म की उत्पत्ति हुई थी। वह इस अर्थ में एक हिंदू राज्य के निर्माण की वकालत करते हैं जिसके लिए भारत पितृभूमि और पवित्र भूमि दोनों है। सावरकर ने हिंदू धर्म शब्द में सभी भारतीय धर्मों को शामिल किया है और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले अखंड भारत के रूप में हिंदू राष्ट्र के अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। हम हिंदू न केवल एक सामान्य पितृभूमि के प्रति प्रेम के बंधन से और उस आम रक्त से बंधे हैं जो हमारी नसों में बहता है और हमारे दिलों को धड़कता है और हमारे स्नेह को गर्म रखता है, बल्कि हम आम श्रद्धांजलि के बंधन से भी बंधे हैं। हमारी महान सभ्यता हमारी हिंदू संस्कृति को भुगतान करती है। 26 जनवरी 1966 को यह महान देशभक्त अमर हो गया। आज के लिए बस इतना ही।
अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।